वो बेच रहे हैं देश अपना, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। और जैसे ही वो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने सबसे पहले वही काम किया देश को बेचने का, और एजुकेशन उनमें से सबसे प्राइम में है। जब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट आया था, हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन में बैठ करके इस पर बड़ी लंबी चर्चा कर रहे थे। हमने लगभग 500 पेज का एक ड्राफ्ट यहाँ मिनिस्ट्री में सबमिट किया था, और उसमें बहुत सारे सजेशन और बहुत सारी चीजें थी जिसको हम लोगों ने कहा था कि इनको इनकॉर्पोरेट किया जाना चाहिए। अगर सच में आपको एजुकेशन पॉलिसी बनाने जा रहे हैं, या एजुकेशन को लेकर के आपकी अगर थोड़ी भी चिंता है, तो कुछ चीज़ों को आप उम्मीद करते हैं कि शामिल करेंगे। लेकिन जब फाइनल ड्राफ्ट आया, हमने देखा कि उसमें से कुछ भी शामिल नहीं किया गया। ये पहली ऐसी पॉलिसी है जिसे बिना संसद में डिस्कस किए, बिना पार्लियामेंट में चर्चा कीजिए, इसे केवल कैबिनेट के लेवल से टुकड़ों टुकड़ों में जारी कर दिया गया। और जब टुकड़ों टुकड़ों में जारी किया गया, तो उन्हें मालूम है कि जिस दौर में इसे लाया गया वो कोरोना का दौर था। उस दौर में उन्हें पता था कि इस देश के लोग अपने अपने घरों में अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहे हैं। कोई ऑक्सीजन को तरस रहा है, कोई अस्पताल में बेड के लिए तरस रहा है। और उस दौर में उस जालिम ने मौका देखा कि यही वो मौका है जब इस पॉलिसी को लाया जाए, और वो एजुकेशन की पॉलिसी लेकर के आए ताकि किसी तरीके का कोई विरोध ना हो सके। उन्होंने सिर्फ एजुकेशन का ही पॉलिसी लेकर नहीं आए, वो मजदूरों को लेकर के भी पॉलिसी लेकर के आए थे, ताकि किसी तरीके का विरोध उन्हें नहीं झेलना पड़े। और जब वो पॉलिसी का ड्राफ्ट लेकर के आए, उन्होंने कहा न्यू एजुकेशन पॉलिसी, लेकिन हम जानते हैं कि इसमें नया कुछ नहीं है। इसमें अगर कुछ नया है तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं, ये न्यू एक्सक्लूजन की पॉलिसी है, जिसके जरिए इस देश के दबे कुचले शोषित पीड़ित जो तबके हैं उसको शिक्षा से बेदखल करने की कोशिश हो रही है। उसके लिए यह पॉलिसी लाई गई है। हम जानते हैं जब वो ये कहते हैं कि इस देश की एजुकेशन का 40% हिस्सा ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा, तब समझिए कि इसी देश के राजस्थान में प्रतापगढ़ में पिछले हफ्ते हमने देखा कि अपने आदिवासी बच्चे 10 किलोमीटर पैदल चल करके अपने स्कूल पढ़ने के लिए जा रहे थे। क्या ये एजुकेशन पॉलिसी प्रतापगढ़ के उन आदिवासी बच्चों को स्कूल तक लेकर के जाएगी? हम जानते हैं कि उन्हें ये उनसे उनका विश्वविद्यालय, उनका स्कूल, उनका कॉलेज बहुत दूर लेकर के जाएगी। उनके पास ये एजुकेशन नहीं देने जा रही है। हम जानते हैं कि जब छत्तीसगढ़ में हस्तक्षेप के जंगलों को बचाने के लिए आदिवासी लड़ रहे हैं, जब वो अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहे हैं, तो जानते हैं कि एजुकेशन पॉलिसी उनके बच्चों को शिक्षा देने नहीं जा रही है। हम ये भी जानते हैं कि पिछले महीने जब बजट सत्र चल रहा था, गुजरात विधानसभा में एक एक्ट पास हुआ। उसमें कहा गया कि गुजरात के भीतर एक स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी अडानी के द्वारा स्थापित की जाएगी। उसकी डायरेक्टर मिसेज अडानी, प्रीति शायद उनका नाम है मैडम का, उनका एक बयान छपा था, और उन्होंने अपने बयान में कहा था कि इस देश का एजुकेशन का जो सिस्टम है वो इस देश के अनुकूल नहीं है। प्रीति अडानी जी बता रही हैं कि इसका एजुकेशन सिस्टम इस देश की जरूरतों के मुताबिक नहीं है, इसलिए हम लोग यहां पर यूनिवर्सिटी खोलने जा रहे हैं। उसका मकसद होगा कि यहां पर जो है टैलेंट तैयार कर सके, हम लोग एक बहुत बेहतरीन ब्रेन तैयार कर सके। लेकिन हम जानते हैं ये बात कि उनका मकसद टैलेंट तैयार करना या ब्रेन तैयार करना नहीं है। उनका मकसद है कि इस एजुकेशन पॉलिसी के जरिए, उनकी यूनिवर्सिटीज के जरिए, उनके विश्वविद्यालय, उनकी जो उनका जो कारखाना है, उनकी जो फैक्ट्री है, उसके लिए सस्ता मजदूर तैयार करना इस पूरी की पूरी एजुकेशन पॉलिसी का उद्देश्य है। यह एजुकेशन पॉलिसी
जब कह रहा है कि आपको ऑटोनॉमी दी जाएगी, हम बड़े लंबे वक्त से कह रहे थे कि भाई एजुकेशन में ऑटोनॉमी की बहुत जरूरत है, लेकिन हम लोग कह रहे थे एकेडमिक ऑटोनॉमी की। उन्होंने इसका फायदा उठाया, आपको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दे दी, और इस फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का रिजल्ट हमने 2 दिन पहले हरियाणा में देखा, जब 153 करोड़ का लोन हरियाणा की यूनिवर्सिटीज को दिया गया कि आप लोन लीजिए और पढ़ाइए अपने बच्चों को। हम जानते हैं कि जो यूनिवर्सिटी लोन लेगी, जेएनयू ने लोन लिया था, दिल्ली विश्वविद्यालय को लोन दिया जा रहा है, तमाम यूनिवर्सिटीज और स्कूलों और कॉलेजेस को लोन के जरिए या प्राइवेट प्लेयर्स को उसमें एंट्री दी जा रही है। उनका मकसद यह है कि किस तरीके से वो इस एजुकेशन सिस्टम को अपने मुनाफे की दुकान में तब्दील कर सकें। हम ये भी जानते हैं कि उस लोन के जरिए जब वो लोन यूनिवर्सिटी को दिया जाएगा तो उनसे सरकारें सूद समेत वसूल करेंगी। जब सूद समेत उनसे वसूल किया जाएगा तब होगा एक ही फी हाइक होगा, जिस फी हाइक का लिखा हुआ है यहां पर। मैं इस देश के पब्लिक फंडेड एजुकेशन का प्रोडक्ट हूं, मैं इस देश के सरकारी स्कूल का प्रोडक्ट हूं। सरकारी पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी से, पब्लिक फंडेड कॉलेजेस से पढ़ा था। 2000 और 1000 फीस हुआ करती थी। आज की तारीख में दिल्ली यूनिवर्सिटी और दिल्ली के आसपास की तमाम यूनिवर्सिटीज को देखिए, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को, जहां 3 लाख रुपए पर एनम पर ईयर जो है फीस वसूली जा रही है सामान्य तौर पर ग्रेजुएशन करने के लिए। मैं जानता हूं कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग, इस देश की 75% से ज्यादा आबादी है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन जी रही है। मैं जानता हूं कि वो लोग कभी भी विश्वविद्यालयों की दहलीज तक नहीं पहुंच पाएंगे। बड़ी मुश्किल से, बड़े लंबे संघर्ष के बाद यहां तक हम लोग पहुंचे थे। हमें उम्मीद थी कि इस देश के दलित, आदिवासी, पिछड़े तबके के लोग, महिलाएं इन विश्वविद्यालयों में पहुंच करके इस देश की बेहतरी के लिए कुछ कर सकेंगी, इस देश के निर्माण में अपना योगदान दे सकेंगी। लेकिन ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी उनसे वापस उनका हक छीनने जा रही है। हम सिंपल तौर पर जानते हैं कि न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी है, एक्सक्लूजन की जो पॉलिसी है, दरअसल मनुस्मृति का नया रूप है, उसी का नया दस्तावेज है जिसे 21वीं सदी में वापस लाया गया है, और इसीलिए इसका विरोध करना जरूरी है। अन्यथा अब वापस उनको कानों में शीशा डालने की जरूरत नहीं है। वो बिना शीशा डाले आपको जो है एजुकेशन से बाहर कर देंगे, और इसीलिए इस एजुकेशन को बनाए रखना और बचाए रखना पब्लिक फंडेड को हमारे लिए बहुत जरूरी है। और कम्युनिज्म का जो खतरा है वो हम सब लोग जानते हैं कि उन्होंने हमारे हाथ से कलम को छीन करके, हमारे पुरखों ने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी थी। हमारे जो पैतृक काम हुआ करते थे, जो हमारी पैसे वराना जिंदगी थी हमारे पुरखों की, उसे छीन करके हमारे हाथों में कलम और किताब दी थी। और आज जो स्थिति है वो हमारे हाथ से हमारी कलम और किताब को छीन करके तलवार देने की कोशिश कर रहे हैं। हमें वापस अपने स्कूल और अपने कॉलेजेस की तरफ जाना होगा, और तभी जाकर के हम इस एजुकेशन को बचा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद।